आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ रामन इफ़ेक्ट। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने रामन इफ़ेक्ट को डिटेल से उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ा है और फिर उसकी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन भी देखी है। रामन इफ़ेक्ट बेसिकली क्या था कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक लिक्विड या कंपाउंड के ऊपर फॉल करवाई थी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्कैटर्ड फोटॉन्स, स्कैटर्ड रेडिएशन मिलती हैं। लेकिन उन रेडिएशन में हमने ये देखा, रामन ने बेसिकली ये देखा 1928 में, जिसकी बुनियाद पे उसको 1930 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनमें वो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन भी मौजूद हैं जो हमने फॉल करवाई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी रेडिएशन भी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन की फ्रिक्वेंसी से कम भी हैं और इंसिडेंट फोटॉन की रेडिएशन से ज़्यादा वाली रेडिएशन भी मौजूद हैं। तो फॉल हमने एक टाइप की रेडिएशन करवाई, लेकिन हमें स्कैटर्ड रेडिएशन में पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पे 3 तरह की रेडिएशन है। वो रेडिएशन जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के बिल्कुल सेम है, उसको उसने रिले स्कैटरिंग फोटॉन बोला, रिले स्कैटरिंग लाइंस बोला। कुछ रेडिएशन वो हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से कम है, उसको उसने स्टोक्स रेडिएशन या स्टोक्स लाइंस बोला। और तीसरी तरह की वो वाली भी रेडिएशन उसमें मौजूद हैं हमारे पास रामन स्पेक्ट्रम में, जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा है, उसको उसने एंटी स्टोक्स लाइन बोला। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा एक स्पेक्ट्रम मिल रहा था जिसको रामन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 तरह की रेडिएशन होती हैं, रिले, एंटी स्टोक्स और स्टोक। वो रेडिएशन से बिल्कुल सेम है इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के, उनको हमने बोला रिले लाइंस, और जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से कम है उसको हमने स्टोक्स बोला, स्टोक्स लाइन बोला। और जोन सी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है उनको हमने एंटी स्टोक्स लाइन बोला। तो ये 3 तरह की रेडिएशन हमें स्कैटर्ड फोटॉन्स में मिल रही थी, जिसको हमने रामन स्पेक्ट्रम बोला। उसके बाद हमने इस प्रोसेस की, इस इफ़ेक्ट की एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है उसकी पूरी की पूरी रीज़न क्या थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी। लेकिन आज हम उसका क्वांटम व्यू देखेंगे, क्वांटम एक्सप्लेनेशन रामन इफ़ेक्ट की क्या है। क्वांटम थ्योरी जो है वो बड़ी बुनियादी सी थ्योरी है, जिसमें बड़ी सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास जितनी भी लाइट्स हैं, जितनी भी रेडिएशन है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो इवेंचुअली सारे के सारे एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो रेडियो रे हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनमें बेसिकली जो बुनियादी फ़र्क पड़ता है वो उस फोटॉन जिससे वो मिलके बना है उसकी एनर्जी एज वेल एज उनकी फ्रिक्वेंसी से की वजह से बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, हमारे पास जो ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ फोटॉन विच हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज फ्रिक्वेंसी। कि हमारे पास जो माइक्रोवेव है वो भी फोटॉन से मिलके ही बनी है, एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब फोटॉन से मिलके बनी हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि हर एक रेडिएशन का जो फोटॉन है उसके पास डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसी है और डिफरेंट किस्म की एनर्जी है, जिसकी बुनियाद पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनती है। When a light of a particular frequency V0 and energy h V0 fall on the surface of organic liquid, तो फिर क्या होगा अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन किसी ऑर्गेनिक लिक्विड के ऊपर फॉल करेगी, तो क्या होगा, हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस पॉसिबल हैं कि हो पाएँ। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि देयर कैन बी इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इंसिडेंट फोटॉन एंड मॉलिक्यूल। तो हमारे पास हमने इंसिडेंट फोटॉन को हिट करवाया मॉलिक्यूल के ऊपर, अब उसने आके उस मॉलिक्यूल के साथ इलास्टिक कोलिजन किया। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि नो एनर्जी एक्सचेंज विल हैपन। जितनी एनर्जी स्ट्राइक करने से पहले थी उतनी ही एनर्जी स्ट्राइक करने के बाद होगी। अब अगर हमारे पास जो इंसिडेंट फोटॉन है जितनी एनर्जी उसकी है, स्कैटर्ड फोटॉन के पास भी एनर्जी उतनी ही है, तो दैट्स मीन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है।
इस केस में क्या होगा कि जिस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करवाई हमने मॉलिक्यूल के ऊपर, उसने उसके साथ इलास्टिक कोलाइजन किया और उधर से स्कैटर हुई, तो स्कैटर रेडिएशन के पास भी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम वही होगी जो कि इंसिडेंट फोटॉन की थी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलाइजन हुआ है। इलास्टिक कोलाइजन हुआ है तो कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ तो दैट्स मीन उनकी फ्रिक्वेंसी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। एनर्जी सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। ये था पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि उनके दरमियान कोई इलास्टिक कोलाइजन नहीं होता, किसी वजह से उनके दरमियान में इन इलास्टिक कोलाइजन हो रहा है, तो इधर हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी थी V0, वो आके मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया। अब क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलाइजन हो रहा है तो ये इस तरह का कोलाइजन होगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल या एटम है वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उस इंसिडेंट फोटॉन की ऑब्जॉर्व कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी से कम हो जाएगी, क्योंकि उसने थोड़ी बहुत उसकी जो एनर्जी है वो क्या कर ली है, ऑब्जॉर्व कर लिया। अब स्कैटर्ड रेडिएशन के पास एनर्जी इंसिडेंट से कम है, तो एज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी, तो क्योंकि एनर्जी स्कैटर्ड की कम हुई है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्कैटर्ड रेडिएशन ऐसी मिलेंगी जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से कम होगी। दैट्स मीन हमारे पास कौन सी लाइन आएंगी, स्टोक्स लाइन आएंगी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी इससे मिलती जुलती है कि यहाँ पे भी हमारे पास उसके साथ इनइलास्टिक कोलाइजन ही हो रहा है, लेकिन अब इनइलास्टिक कोलाइजन जब इंसिडेंट फोटॉन हमने फॉल करवाया मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसने जाके एटम के साथ, ऐसे एटम के साथ जाके कोलाइड किया जो ऑलरेडी पहले से ही एक्साइटेड स्टेट पे था, वो ऑलरेडी पहले उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जो थी वो मौजूद थी। जब इसने जाके उसके साथ स्ट्राइक किया तो उसकी एनर्जी में मज़ीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उनकी फ्रिक्वेंसी में भी मज़ीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन इस तरह की मिलती है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट एनर्जी की फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी मौजूद थी, जिसकी वजह से मज़ीद इंसिडेंट फोटॉन की रेडिएशन की एनर्जी उसको मिलने से उसकी एनर्जी एज़ वेल एज़ उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें स्कैटर्ड रेडिएशन इस तरह की मिलती हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगी एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये आपने डिफरेंट 3 केसेस देखे। पहला केस था जिसमें इलास्टिक कोलाइजन हुआ तो सिंपली नो एनर्जी का एक्सचेंज, नो एनर्जी का एक्सचेंज तो फ्रिक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ पे हमें मिलेंगी रिले लाइंस। दूसरा और तीसरा हमारे पास ऐसा केस है जिसमें हमारे पास इनइलास्टिक कोलाइजन होगा। अब इनइलास्टिक कोलाइजन में एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो फ्रिक्वेंसी का भी एक्सचेंज होगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी मज़ीद हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है एटम तो हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो ऐसे एटम के साथ जाके कोलाइड करता है कि जो कि ऑलरेडी पहले ही एक्साइटेड है तो मज़ीद उसको एनर्जी मिलने से वो मज़ीद उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो उस पहले से भी ज़्यादा मिलेगी, मतलब हमें एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। सो ये इसका सिंपल थ्योरेटिकल व्यू था। अब हम इसका क्वांटम कन्फिग्रेशन के हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में ये 3 पॉसिबिलिटीज़ का क्या मतलब है। ओके, जब इसका हम क्वांटम व्यू देखते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो एटम होते हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जी लेवल्स में मौजूद होते हैं, जिसमें हमने न्यू नॉट है ग्राउंड स्टेट, इसमें इसकी कुछ एनर्जी होती है 1, 2 और इसको हमने कोई अपर स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट है वो बोल दिया है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहले एटम हमारा मौजूद था लेट्स सपोज 1 एनर्जी लेवल पे, अब ये कोई इंसिडेंट फोटॉन आया जिसके पास कोई फ्रिक्वेंसी थी न्यू नॉट, तो अब ये इसके पास इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये इस 1 वाले लेवल से उठ के कोई ना कोई एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा। अब आपको पता है कि क्वांटम लेवल पे इलेक्ट्रॉन हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। मैक्सिमम अगर वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहेगा। उसके बाद जितनी एनर्जी उसको मिली थी, जो उसने अब्जॉर्ब की थी, वो उसको रिलीज़ करेगा और वापस से उसी लेट्स सपोज लेवल पे वो आ जाएगा, वो जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी वो दोबारा से रिलीज़ कर देगा। ये जो हमें नज़र आ रही है न्यू नॉट। तो अगर वो जिस लेवल से एक्साइटेड स्टेट में गया वापस उसी में ही आ गया है,
तो एनर्जी भी डेफिनेटली वो उतनी ही रिलीज़ करेगा जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी, तभी तो वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये एनर्जी की रेडिएशन को रिलीज़ करेगा, और वो जो रेडिएशन होगी जिसको ये रिलीज़ करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी सेम वो उसी के इक्वल होगी जिसको उसने अब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि ये जिस लेवल से उठा उसी लेवल पे वापस आया, तो सेम अमाउंट की एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। तो हमें क्या मिलेगी? रिले लाइन। लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो वन स्टेट में पड़ा हुआ था एनर्जी लेवल पे, लेकिन रेडिएशन आई V0 की जिसको उसने अब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हुआ और वो हायर स्टेट पे गया। अब 10⁻⁸ सेकंड वहाँ पे रहने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी थी उसने उसको रिलीज़ किया और वो वापस नीचे आया। लेकिन जब वो वापस नीचे आया तो वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे नहीं आया, बल्कि कहाँ तक आया? सेकंड एनर्जी लेवल पे। मतलब उसने सारी की सारी एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज़ नहीं किया। तो अब ये सेकंड एनर्जी लेवल तक आने में डेफिनेटली अपनी सारी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ एनर्जी का पार्ट उसने अब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे चला गया। तो कुछ उसने एनर्जी को क्या कर लिया? अपने लिए कंज्यूम कर लिया। तो अब जो बाकी की एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा होगा डेफिनेटली वो पहली वाली एनर्जी से क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से अब जो वो रेडिएशन को रिलीज़ करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी भी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी से कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका पार्ट उसने यूज़ कर लिया है लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए। ओके, जो थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ है। कोई इंसिडेंट रेडिएशन आई जिसकी फ्रिक्वेंसी ν0 थी, इसने वो अब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड हो गया और हायर स्टेट पे गया। वहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड के रहने के बाद उसने वो सारी की सारी एनर्जी को रिलीज़ किया और नीचे आया। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो वो ना सिर्फ इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है जहाँ पे वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे था, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है जो पहले से उसके पास मौजूद थी, उसने उसको भी रिलीज़ कर दिया और वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया। सो अब इसने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, जो रिलीज़ कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा कर रहा है। तो अब जो हमारे पास रेडिएशन आएगी स्कैटर्ड रेडिएशन में, वो ऐसी फ्रिक्वेंसी होगी जिसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन से भी ज़्यादा होगी। अब उसकी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसकी फ्रिक्वेंसी भी जो है वो इंसिडेंट फोटॉन की फ्रिक्वेंसी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमें मिलेगी एंटी स्टोक्स लाइन। तो अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन हो रही है वो एनर्जी के अब्जॉर्ब और रिलीज़ होने से इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो रिलीज लाइंस मिलेंगी। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब और रिलीज़ करने के बाद कुछ ना कुछ हायर स्टेट पे जा रहा है तो हमें फ्रिक्वेंसी जो मिलेगी वो स्टोक्स लाइन मिलेगी। और अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के अब्जॉर्ब और रिलीज़ करने के बाद ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, मतलब उस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे वो पहले था उससे भी एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को स्कैटर करेगा, मतलब हमें एंटी स्टोक्स लाइन जो है वो मिलेंगी। तो इस तरह से हमारे पास क्वांटम एक्सप्लेनेशन आई कि जब भी कोई किसी खास पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान डेफिनेटली एनर्जी की अब्जॉर्प्शन और रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है एनर्जी अब्जॉर्ब करने से, और रिलीज़ करने से दोबारा नीचे आता है। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही रह सकता है, अगर उसने किसी भी एनर्जी लेवल के वो दरमियान में नहीं रह सकता। तो या तो वो हायर स्टेट पे जाएगा या उसी स्टेट पे आएगा या उससे नीचे वाली स्टेट पे आएगा। तो तीनों केसेस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रिलीज़ होगी, जो रेडिएशन रिलीज़ होगी, उसकी एनर्जी एज वेल एज उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। इसकी वजह से हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन आ रही होती हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज की आ रही होती हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम वो मिल रहा होता है।